नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको लेखिका मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित एक कहानी उर्फ सैम सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी प्रवासी भारतीयों के दर्द और दुविधा को बड़ी अच्छी तरह से बयान करती है। तो आइए सुने कहानी उर्फ सैम। अच्छा लगता है सोचकर अपने देश जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए टिकट कटवाकर उसने महसूस किया। हमेशा के लिए नहीं, जो यहाँ का आबोदाना छोड़कर हमेशा के लिए वापस अपनी मिट्टी पर बसने गए, उनके अनुभव काफ़ी कड़वे रहे। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपनी किस्मत को कोस न रहा हो और उसकी खुशकिस्मती से रश्क ना करता हो। हाँ, छुट्टी बिताने के लिए 6 हफ्ते वहाँ जाकर रहना है तो किसी तरह का कष्ट नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, अपने हो या पत्नी के, सब उसे सिर आँखों पर बिठलाते हैं, जैसे सूरमा दुश्मनों से मोर्चे में विजय प्राप्त करके लौटा हो। दोस्त भी पीछे नहीं रहते। स्कूल कॉलेज के दिनों में साल दर साल जिन दोस्तों से इम्तिहानों में बाजी हार कर शर्म से सिर झुकाना पड़ता था, अब उन्हीं की आँखों में रश्क की कौंध देखता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। उसे दावत देने की होड़ सी लग जाती है। वो भी अपने साथ अमेरिका की सौगात ज़रूर ले आता है, बल्कि बीच में 3-4 साल वो इसी इरादे से हर किस्म का सस्ता अमरीकी माल इकट्ठा करता रहता है। बिजली के छोटे मोटे उपकरण, श्रृंगार का सामान, नायलॉन टेरेलिन की कमीज़ें, साड़ियाँ इत्यादि। जिन चीज़ों को खुद इस्तेमाल करने से कतराता है, उन्हीं पर अपने नाते रिश्तेदारों को लाड टपकाते देखता है तो कभी कभी मन होता है चिल्ला कर कहे, कम वक्तों कम अक्लों, इससे कहीं बेहतर सामान हिंदुस्तान में मिलता है। लौट कर जाते वक्त मैं अपने और अपने अमेरिकी दोस्तों के लिए ख़रीद कर ले भी जाऊंगा, पर ज़ब्त कर जाता है। उसका उसूल है कि अपने नए देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहता। कहीं किसी सरफिरे की आंखों का रश्क तरस में बदल गया तो फिर उस देश की बदौलत ही उसे ये रुतबा हासिल हुआ है कि अपने देश में बड़े से बड़े आदमी से नज़रें मिलाकर बात कर सकता है। उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। उस हिसाब से उसे पैन एम से सफ़र करना चाहिए, पर उसने बुकिंग एयर इंडिया से करवाई है। दरअसल उसे एयर इंडिया से कोई रूहानी लगाव नहीं है, जैसा कि जापानियों को जाल से या अंग्रेज़ों को ब्रिटिश एयरवेज से होता है। एक तरह की मजबूरी ही है। वो जानता है कि उसके अमेरिकी परिचितों को जैसे ही ये पता चलेगा कि भारतीय होते हुए भी वो भारतीय विमान सेवा से यात्रा नहीं करना चाहता, वो उसकी नज़रों में बौना हो जाएगा। उनकी नज़रें, सर से खून उसके सिर चढ़ गया, कान गाल गर्म सुर्ख हो गए। कभी कभी दिल चाहता है कि सारे के सारे अमेरिकी अंधे हो जाएं, फिर कोई बौना बनाती नज़रों से उसे न देख सके। पर वजूद सिर्फ नज़रों का नहीं और बहुत कुछ है। सिर की जुम्बिश, हाथ की हरकत, बदन का अनायास अकड़ जाना, तब तो उसे भी अंधा होना पड़ेगा, और उन्हें शायद बहरा भी। बेपनाह कोशिश के बावजूद अंग्रेज़ी बोलने का उसका लहजा अमेरिकियों जैसा नहीं हो पाया है। अंधा भी सुने तो समझ जाए कि ज़रूर हिंदुस्तानी है, हद से हद पाकिस्तानी। जर्मन, फ्रेंच, रूसी नहीं। उफ़, ये लोग। उसका नाम है सावन प्रताप सिंह, और ये लोग उसे पुकारते हैं सैम। बौना और विकृत, कितना शक्तिशाली हथियार है किसी का अस्तित्व मिटा डालने के लिए। किसी यूरोपीय का नाम बिगाड़ कर देखें। फ्रांसीसी या जर्मन आदमी अंग्रेज़ी बोलता है तो उनकी आंखों में प्रशंसा ही नहीं, कृतज्ञता कौंध जाती है, इसलिए कि गलत अंग्रेज़ी बोलते हुए भी उसके लहजे में फ़ख्र रहता है, शर्मिंदगी नहीं। जो सही अंग्रेज़ी बोलते हुए भी सावन को भारतीय होने की मजबूरी बनकर ले डूबती है। धीरे धीरे बहुत सी बातें उसकी समझ में आने लगी हैं। 15 बरस हो चले इस देश में रहते। अमेरिका जाकर पढ़ाई पूरी करने की धुन में माँ बाप से झगड़ा करके कुंवारा ही चला आया था। पहली बार हिंदुस्तान लौटा था शादी करने के लिए, और सिर्फ उसी बार पैन एम से बुकिंग करवाई थी। एक बार उससे सफ़र करके इतना समझदार हो गया था कि बीवी को साथ लेकर लौटने पर जब अमेरिकियों ने व्यंग्य करते हुए उससे पूछा कि हर हिंदुस्तानी शादी करने वापस अपने देश क्यों भागता है, उसने बड़े शायराना अंदाज में जवाब दिया, मेरी जड़ें वहाँ हैं, उनकी जड़ें वहाँ हैं, जड़ों से जड़ें न मिले तो मिलन कैसा।
उन्हें जवाब पसंद आया था। जड़ों की बहुत कद्र करते हैं वे लोग। जब से वहाँ वो बेस्ट सेलर उपन्यास निकला है, रूट्स, एक काले का लिखा, तब से हर नीग्रो अपने को काला कहलाना पसंद करने लगा है और हर गोरा अमेरिकी अपनी जड़ें तलाशने लगा है। सुना यहाँ से निर्यात होकर ये फितूर हिंदुस्तान भी जा पहुँचा है। उस दिन वो हंसते हंसते बावला हो गया था जब हिंदुस्तान के किसी मंत्री को अपने भाषण में कहते सुना, तुलसीदास हमारी जड़ थे। कमाल करते हैं हिंदुस्तानी। हिंदी बोलेंगे तो अपनी भाषा की तरह नहीं, अंग्रेजी से अनुवाद करके। गधे स्कूल कॉलेज में सावन प्रताप सिंह हमेशा हिंदी में अव्वल रहा। कितने व्याख्यानों में पुरस्कार प्राप्त किए। अब भी मौका मिल जाए तो, पर मिलता कहाँ है। हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी बोलो तो गंवार कहलाओ या पोंगा पंडित, और अमेरिका में बोलो तो समझे कौन। बस कभी कभार भारत लौटने पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा पहुंचता है तो कुछ देर अमेरिकी अंग्रेज़ी बोलकर अपने विदेश रह आने की धाक जमा चुकने के बाद विशुद्ध हिंदी बोल लेता है। उस तरह वाहवाही खूब मिलती है। वाह, 15 बरस विदेश में रहते हो गए, फिर भी अपनी भाषा पर ऐसा अधिकार। धन्य है आप। हाँ, एक बात है, मिलती ये वाहवाही खालिस अंग्रेजी में ही है। हंसते हंसते उसे रोना आ गया था, लाल सुर्ख, गुस्से उफनता रोना। कमबख्तों, क्यों हंसी उड़वाते हो अपनी और हमारी? क्यों बौना बनवाते हो हमें इस देश में? तुलसीदास तुम्हारी रगों में बसते हैं तो कहो बसे हैं, जड़ जड़ क्या रखते हो? वैसे गनीमत जानो, मंत्री महोदय ये नहीं कह गए कि तुलसीदास जड़ थे। रोते रोते वो फिर हंस दिया था। इस जड़ धातु का सहारा उसे भी लेना पड़ा था। वो एकदम अलग बात थी। सच ये है कि हिंदुस्तानी औरत से शादी करने की वजह उसे अलग अलग लोगों को अलग अलग बतलानी पड़ती थी। माँ से कहा कि मैं तो हिंदुस्तानी खाने को तरस गया। उनका खाना भी कोई खाना है? ना मिर्च मसाला, ना घी तड़का। ना बुराई नहीं कर रहा, सेहत के लिए मुफीद है, पर हम ठहरे हिंदुस्तानी, ज़ुबान के गुलाम। मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो लजीज से लजीज खाना बनाकर खिला सके, फ़कत हिंदुस्तानी। माँ निहाल हो गई थीं। अखबार में इश्तिहार दिया तो उसमें भी लिख मारा। तभी तो बीवी से उसे कहना पड़ा कि देश जाकर शादी इसलिए की क्योंकि अमेरिकी औरतों की बनिस्बत उसे हिंदुस्तानी औरतें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, खासकर वे जो हिंदुस्तानी तरीके से बनाव श्रृंगार करती हों। चौड़ी लाल बिंदी, भरा भरा जूड़ा, लक दक साड़ी, झनझन करती चूड़ियाँ, जेवर वगैरह। बाद में पछताना पड़ा था जब देखा कि बीवी रसोई घर में बहुत कम समय बिताती है। तरह तरह के टिन खोलकर मिनटों में बदजायका खाना तैयार करके बाकी वक्त सजने संवरने में ही लगा देती है। हार कर उसे बतलाना पड़ा था कि हिंदुस्तानी खाना नसीब करने की यही तरकीब उसे सूझी थी कि हिंदुस्तानी लड़की को बीवी बनाकर लाए। पर तब तक वो हिंदुस्तानी लड़की एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और शुद्ध भारतीय शैली में पति की बातें गौर से सुनने की फुर्सत उसे नहीं थी। फिर भी शिकायत का मौका उसने नहीं दिया था। हफ्ते में एक दिन हिंदुस्तानी खाना बनाना शुरू कर दिया था, पर साथ ही पेज बॉय स्टाइल में बाल कटवा लिए थे, जीन्स पैंट का पहनावा अख्तियार कर लिया था। उसके सावन प्रताप सिंह से सैम बनने के साथ साथ वो भी आशा रानी से ऐश बन गई। असल अफसोस इस बात का है कि इस नए पहनावे में वो ज़रा आकर्षक नहीं लगती, खासकर दूसरे बच्चे आर्ची के जन्म के बाद से। वैसे नाम उसका अर्जुन है। इत्मीनान सिर्फ इस बात का है कि पार्टियों में वो अब भी भारी साड़ी और जेवर से लद कर जाती है। उसके परिचित अमेरिकी ज़्यादातर उसे वहीं देखते हैं और साड़ी की जरी और हार के कुंदन के काम पर हाय हुई कर देते हैं। उसे लगता है उसकी बीवी एक ढाल की तरह है जिसकी आड़ में वो उसकी बौना बनाती नज़रों को झेल सकता है। पता नहीं क्यों ये ताकत पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की नज़रों में है। ऐसा नहीं है कि सभी ने उसे नफ़रत से देखा हो। कितनी स्त्रियों के साथ वो डेट्स पर जा चुका है, दिल नहीं तो जेब खोलकर उनके खाने पीने और मनोरंजन पर खर्च किया है। घर के दरवाजे पर खड़े होकर हिंदी फिल्मों में वर्जित चुंबन भी लिए हैं और 2-4 बार घर के अंदर प्रवेश भी पा चुका है। तब उसका बौनेपन का एहसास घटा नहीं, बढ़ा है।
भारतीय साहित्य में हमेशा उसे समर्पण के नाम से पुकारा जाता रहा है। जानते हैं ये लेखक कितना अनैतिक है कच्ची उम्र के पाठकों को इस तरह धोखे में रखना। समर्पण नहीं, चुनौती होती है वो। पौरुष का स्वधर्म पूरा करने के बाद भी नपुंसकता का एहसास पैदा करा सकने वाली चुनौती, उस पौनेपन को और छोटा कर देने वाली चुनौती जो वैसे भी इस देश के सामाजिक कार्यकलापों के बीच महसूस होती है हर भारतीय को। सब मौजूद जवाबों से अलग अगर सच पूछा जाए तो हिंदुस्तानी औरत से शादी करने की असल वजह यही थी, बौनेपन के एहसास को मिटा सकने की लालसा। भला हो भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का। आशा रानी आशा से लाख ऐश बन जाए, पति को अपने से श्रेष्ठ योनि का प्राणी मानने से इनकार नहीं करती। ये ठीक है कि रोज़मर्रा के जीवन में वो सावन उर्फ सैम की मान्यताओं, अपेक्षाओं और सुझावों को नज़रअंदाज कर देती है। उसकी पसंद नापसंद को सनक का दर्जा भी देती है। अर्जुन और कविता को लोग उसे केटी पुकारते हैं और ऐश को ये पसंद है। उनकी मर्जी के खिलाफ अमेरिकियों से भी ज़्यादा अमेरिकी शाली से पालती है। पर यह भी सही है कि जहाँ तक स्थायी जीवन दर्शन का ताल्लुक है, उसे पुरुष पति के रूप में अपने से नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति से बड़ा मानती है। यानी वो उसे बेवकूफ़ भले माने, बौना नहीं मानती। शायद इसे ही अपनी जड़ें पाना कहते हैं। आशा मेरी जड़ है, मंत्री महोदय के अंदाज में उसे दोहराया और ठठा कर हंस पड़ा। मेरी आशा वाकई जड़ है। अमेरिका में ऐसे रच बस गई है कि 6 हफ्ते हिंदुस्तान रहकर तंग आ जाती है। कहती है कौन सुने रिश्तेदारों की चिक चिक, यहाँ अपन बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हाँ, एक दूसरे को बोर करने के लिए किसी तीसरे आदमी के दखल से बरी, एकदम स्वतंत्र। कभी कभी सावन प्रताप तीसरे आदमी के दखल के लिए तरस जाता है। कहीं इसीलिए तो यहाँ के लोग पति पत्नी के बीच एक वह हमेशा तैयार नहीं रखते। पर आशा रानी वाकई जड़ हैं, बोर वे नहीं होती। अपने 4 बेडरूम के स्वतंत्र 2 मंजिले मकान के हर कमरे में लगे रंगीन टीवी की चकमक दुनिया को लेकर प्रसन्न और व्यस्त रहती हैं। सिर्फ अपना मकान नहीं है और सब कुछ है उनके पास। स्टडी में कंप्यूटर, किचन में हर संभव विद्युत उपकरण और $3000 महीने की कमाई, यानी 30,000 रुपया। हिंदुस्तान में ऊंची से ऊंची नौकरी में भी ये बरकत नहीं है। बिजनेस अलबत्ता कर सकता है। हिंदुस्तान में डॉलर राजसी सिक्का है, कुछ इस तरह जैसे जिसकी जेब में हो उसी का चेहरा उस पर छपा हो। पर जो लोग बिजनेस करने वहाँ लौट कर गए, हमेशा यही रोना पाते गए कि लाइसेंस लेने से माल बेचने तक इतनी कागजी कार्रवाइयाँ हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। ऐश कहती है बिजनेस ही करना है तो अमेरिका में करो, रियल एस्टेट। गलत नहीं कहती आशा, वो जानता है हमेशा के लिए भारत लौट जाने में कोई तुक नहीं है। पर एक दुस्वप्न है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रात का घुप अंधेरा हो या दिन का झकाझक उजाला, वो देख सकता है साफ साफ वो बूढ़ा हो चुका है और बिल्कुल अकेला है, निस्संग, निरुपाय। आशा के बारे में वो तय नहीं कर पाता। हो सकता है वो उससे पहले गुजर चुकी हो या ओल्ड पीपल्स होम में उसके साथ हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में वो अपने को नितांत अकेला महसूस करता है। आर्ची और केटी भूल चुके हैं कि उनका नाम अर्जुन और कविता हुआ करता था। किन्हीं सूजन, जॉर्ज से उनकी शादियां हो चुकी हैं। बॉब, जॉन आदि उनके बच्चे हैं अपने अमेरिकी नाना दादा के नामों पर, और वे अपने अधकोरे हिंदुस्तानी रिश्तेदारों को याद करना पसंद नहीं करते। आर्ची केटी कहते हैं हर महीने उनसे फ़ोन पर बात होती है। क्रिसमस, ईस्टर पर उनके भेजे उपहार और केक टर्की मिल जाते हैं। उसी की उम्र के 50 मर्द औरतें उसके साथ हैं। वो अकेला किस तर्क से है? बेवकूफ़, जाहिल, इतना नहीं समझते कि दूसरे बूढ़ों का साथ बूढ़े आदमी के लिए कितना त्रासदायक होता है। सुकून, मौत का सन्नाटा, हर हफ्ते 10 दिन पर एक मौत। पता है ओल्ड होम का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? शव यात्रा। छक कर खाते पीते हैं उस दिन लोग, इस एहसास को दूर भगाने के लिए कि अगली यात्रा उनकी हो सकती है।
अमेरिका में आजकल इस मुद्दे पर वैज्ञानिक शोध हो रहा है। लंबी चौड़ी केस स्टडीज के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वास्तव में बूढ़ों के लिए बूढ़ों का नहीं, बच्चों और जवानों का साथ अधिक लाभप्रद है। कितना विकसित देश है। अपनी निजी अक्ल से काम तो लोग पिछड़े देशों में लेते हैं, है ना अपने आदिवासी इस काम में अव्वल। यहाँ तो जब तक शोध कार्य पूरा नहीं हो जाता लोग अपने पर काबू रखते हैं, न जज्बात का इस्तेमाल करते हैं न दिमाग का। हाँ, जैसे ही मनोवैज्ञानिक तर्क अनुमति देता है फटाफट कतार में आ लगते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि नवजात बच्चों के लिए डिब्बे के दूध से माँ का दूध ज़्यादा मुफीद है, तो लाखों माएँ डिब्बों की मोहताजी से मुक्त हो गईं। काश ये कुछ पहले हुआ होता। अर्जुन कविता भी माँ का दूध पी लेते। ऐश बेचारी को दूध सुखाने के लिए क्या कम तकलीफ झेलनी पड़ी। इससे भी क्रांतिकारी तथ्य उन्होंने साबित किया है, वो है ममता भरे स्पर्श की महत्ता। क्या कहें साहब, उन्होंने तो यहाँ तक साबित कर दिया कि माँ के स्पर्श से बच्चे को राहत मिलती है और वो बीमारी के इलाज तक में सहायक हो सकती है। हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी माएँ तो यूं ही बिना कुछ जाने समझे बच्चों को गोद में टांगे टांगे फिरा करती हैं। यहाँ आकर कविता को तो फिर भी आशा रानी कभी कभी सीने से लगा लेती थीं, पर आर्ची कुछ ऐसे गलत वक्त में पैदा हुआ कि अमेरिकी शोध पूरा नहीं हुआ था और आशा रानी ऐश बन चुकी थी। उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि आर्ची अपने अलग कमरे में रात में कितनी देर रोया और कितनी देर सोया। दूध की बोतल तकिए पर ऊंची करके मुंह से लगा दी जाती थी। पेशाब इकट्ठा करने को प्लास्टिक की नापी थी। ज़्यादा भर जाने पर वो बदल देता था और उससे पैदा हुई फुंसियों को दूर करने के लिए एक से एक बढ़िया पाउडर उपलब्ध था अमेरिका में। ये कमबख्त बूढ़ों पर खोज देर से शुरू हुई है, लगता नहीं उसके बूढ़े होने तक पूरी हो पाएगी। वैसे भी विशुद्ध अमेरिकियों के मुकाबले भारतीय अमेरिकियों तक वैज्ञानिक ज्ञान कुछ देर से पहुंचता है। हर हाल में उसका बूढ़े घर में रहना निश्चित ही है। नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बूढ़े होने से पहले उसे हिंदुस्तान लौटना होगा। 2 भाई हैं, 1 बहन, उनके 3-3, 4-4 बच्चे, भरा पूरा परिवार है। अकेला कौन रहने देगा उसे। वैसे भी वो एक अमीर बूढ़ा होगा, रोज़ नई वसीयत बनाने की धमकी देकर बच्चों को अपना बनाए रखेगा। वो हंसा। अपने ताऊ जी थे ना, श्री हरदयाल सिंह, आखिरी दिन तक सेर भर पक्का औटा हुआ दूध और असली घी के बने हलवे पर हाथ साफ किया करते थे। वसीयत बनाना उनकी हॉबी थी। शनिवार का दिन उसके लिए रिजर्व था। हर शनिवार को उनके दोस्त वकील साहब घर तशरीफ़ लाते थे और दोनों एक कमरे में बंद हो जाते थे। बाहर फैले रिश्तेदार वो माल अंदर भेजते थे कि सुना है हर इतवार को वकील साहब को दस्त लगा करते थे। ताऊ जी मरे तो ढेरों ढेर वसीयतें बरामद हुई। तारीखवार लगाकर उन्हें पढ़ा गया। हर वसीयत में चंद सतरें लिखी पाई गईं जो अपने मजमून में यकसा थीं। जो कुछ मेरे पास था या है साथ लिए जा रहा हूँ। वाकई उन्होंने अपनी जमा पूंजी और जायदाद के रेहन का इस अक्लमंदी से इस्तेमाल किया था कि 2-3 हज़ार रुपयों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा था। सो उनके दाह संस्कार में खर्च हो गए। उसका मन उड़कर हिंदुस्तान पहुंचने को कर आया। इस बार जाएगा तो अपना कुछ पक्का इंतज़ाम करके आएगा। 6 महीने पहले बड़े भाई पवन कुमार का पत्र आया था। लिखा था 20 बरस पहले जो ज़मीन पिताजी को मिली थी उस पर उन्होंने मकान बनवाना शुरू कर दिया है। उसने याद करने की कोशिश की थी। हाँ, एक बार एकदम बीहड़ जगह ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन का एक टुकड़ा पिताजी ने उसे दिखलाया था। सरकारी नौकरों को कम दाम पर वो ज़मीन दी गई थी। पुष्प विहार जैसा कुछ नाम था उसका। देख सुनकर वो हंसते हंसते दोहरा हो गया था। पुष्प विहार, उसने कहा था। इसका नाम तो प्रस्तर विहार होना चाहिए। वहाँ कभी मकान बनेगा, उसने क्या किसी ने कल्पना नहीं की थी। 6 महीने पहले उसके बारे में पत्र पढ़कर उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। बनने दो, उसने सोचा था। मुझे क्या,
पर महीना भर पहले एक पड़ोसी दोस्त हिंदुस्तान छुट्टी बिताकर लौटा तो दिल्ली में विकसित हो रही नई पॉश कॉलोनियों की बात करते खासा भावुक हो उठा था। 20 बरस पहले जहां जंगल पठार थे, आज खूबसूरत 2 मंजिला बंगले खड़े हैं। मान, क्या हरे भरे बगीचे, चौड़ी सड़कें, फव्वारे। लगता है दिल्ली ने कनॉट प्लेस का दिल तोड़ साउथ को दिलदार बना लिया है। और उनमें भी सबसे खूबसूरत आला जगह है पुष्प विहार। गॉड, जानते हो जमीन की क्या कीमत है वहां? $400 प्रति मीटर। क्या समझे? खूब समझा था सावन प्रताप सिंह ने। फौरन बड़े भाई पवन कुमार को पत्र लिखकर पूछा था पुष्प विहार में उनकी कितनी जमीन है और निर्माण कहाँ तक मुकम्मल हो चुका। उसी वक्त छुट्टी के लिए दरख्वास्त भी दे दी थी। आज एयर इंडिया से बुकिंग भी हो गई। भाई का जवाब आ चुका। ज़मीन 800 मीटर है। मकान की पहली मंजिल बन चुकी। पुताई रंगाई का काम चल रहा है। दूसरी मंजिल बनाने का कार्यक्रम अभी स्थगित है क्योंकि पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है। सावन प्रताप सिंह को एक बार फिर आगत बुढ़ापा डंक मार गया था। अपनी छत वैसे उसके सिर पर अभी से है, पर बुढ़ापा आने पर, हाथ पांव से लाचार हो जाने पर। कमाया काफ़ी है उसने, पर यहाँ का रहन सहन ऐसा है कि पैसा बचता ही नहीं। ये तो हिंदुस्तान ज़ात का आदमी ही है जो फिर भी कुछ बचा लेता है, वरना अमेरिकी तो कर्ज और किस्तों के बोझ तले दबे रहते हैं। बुढ़ापा आने पर, काम करने की ताकत खो जाने पर कितने दिन साथ देगा ये रुपया? कितने दिन महफूज रह सकेगा ये अपार्टमेंट? हिंदुस्तान के रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जल्दी मर जाए तो बात दूसरी है, पर एक तो अमेरिका में कोई जल्दी मरता नहीं, ऊपर से उसकी विरासत भी दुखदाई है। बाबा 88 के होकर मरे, ताऊ 90 तक जिए और पिता भी 75 छू रहे हैं। ताऊ की तरह सेहतमंद रहा तो भी चलेगा, पर बाबा की तरह 6 साल लकवे में रहना पड़ा तो इलाज तक के लिए पैसा नहीं बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो उसने अपने को फटकारा। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं पॉजिटिव सोचो तो भला होता है, नेगेटिव सोचो तो बुरा। वैज्ञानिक बात है, अपने योगियों सोगियों की धार्मिक प्रवंचना नहीं। फिर भी भावी सुरक्षा का इंतज़ाम जो न कर रखे वो बेवकूफ़। बुजुर्गों को हमेशा कहते सुना, अक्लमंद वो जो बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार रखे। जो हो, सावन प्रताप सिंह उर्फ सैम अपने आखिरी दिन ओल्ड होम में नहीं गुजारेगा। भले ही ये लोग उसे सीनियर सिटीजन्स रिजॉर्ट के नाम से ही क्यों न पुकारें। हिंदुस्तान लौट जाएगा तो सैम पुकारे जाने पर गर्व अनुभव करेगा, शर्म नहीं। जो पैसा बचाया है वहाँ जाकर बिजनेस करेगा, छोटे भाई के बच्चों में से किसी को साथ लगा लेगा। कृतज्ञ रिश्तेदार बुढ़ापे में कुछ एक होने ही चाहिए और ठाठ से अपने मकान में रहेगा। अपना मकान, उसके कदमों में तेजी आ गई। दिल्ली के ऊपर चक्कर काटते हवाई जहाज की खिड़की से झांककर उसने पता चलाने की कोशिश की कि पुष्प विहार ठीक कहाँ है। मुमकिन नहीं था। दिल्ली के भूगोल से उसका परिचय पुरानी दिल्ली तक ही सीमित था, जहां दरियागंज की एक तंग गली में ऊपर की मंजिल पर बने 2 कमरों के क्वार्टर में उसके हेड क्लर्क पिता ने अपनी जिंदगी जी थी। वहीं के नुक्कड़ वाले सरकारी स्कूल में उसने तालीम हासिल की थी और फिर दाखिला मिला था एक छोटे शहर के टुटपुंजिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी तोड़ मेहनत करके वो दरमियाने नंबरों से पास हो गया था और कह सुनकर एक नौकरी का जुगाड़ भी कर लिया था। बस 1 साल काम किया, जो कमाया पेट काट कर बचाया और अमेरिका भाग आया। यहाँ कौन जानता था उसे। बैरे से लेकर लिफ्टमैन तक का काम किया, फीस जुटाई और एमएस कर डाला। काम की उस देश में कमी नहीं थी। नौकरी, दलाली, छोटा मोटा व्यापार, काफ़ी पैसा कमाया। फिर भी रहा अमेरिका के मध्य वर्ग की दरमियानी सीढ़ी पर। उफ, ये दरमियानी जिंदगी। जहाज़ की खिड़की से वो पुष्प विहार को पहचान तो नहीं पाया, पर जो इलाका बिजली की बत्तियों की वजह से सबसे ज़्यादा चमचमा रहा था, उसे उसने पुष्प विहार मान लिया। जैसे जैसे जहाज़ नीचे उतरा, उसका बदन कुछ इस तरह झूम उठा जैसे पैरों के नीचे जड़ें उगाई हों। गहरे
बहुत गहरे धरती में समा गई हों और इस तरह उसे संभाल रही हों कि हवा में वो झूम झूम उठे, पर तेज से तेज तूफान भी उसे उखाड़ कर फेंक न सके। उपहारों से लैस माँ बाप के पास पहुंचा तो वे निहाल हो गए। नया रंगीन टीवी और वीसीआर पाकर पिता धन्य हुए और उनसे ज्यादा माँ अपनी नई मिक्सी देखकर। तुम क्या कभी हिंदुस्तान नहीं लौटोगे बेटा? गद्य कंठ से पिता कह उठे। करूंगा क्या लौटकर? ठंडी सांस भरकर उसने कहा। क्यों बेटा, अपना देश है, माँ ने कहा। इतना ढेर सारा रुपया कमा लिया, यहाँ आकर बिजनेस करो। अरे, रत्ना बीवी का दामाद आया था ना पिछले बरस, लाखों में खेल रहा है। सावन प्रताप होंठ टेढ़े करके मुस्कुरा दिया। रहता कहाँ है? अपना मकान है? नहीं, किराए पर लिया है, 3,000 पर। वो बेटा, तुम जानो जमीन इतनी महंगी हो गई। अब इसी जमीन को लो, 60,000 में खरीदी थी और अब खड़े खड़े 30 लाख में बेच लो। उतना पैसा उसके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अपना मकान ना हो तो क्यों लौट कर आएगा कोई? पिताजी, अमेरिका में मुझे कमी किस बात की है? ऊंची नौकरी है, पैसा है, घर बार है, पर उसने एक दीर्घ निश्वास भरी। पर मेरा मन यहीं अटका रहता है। कितना अकेला हूं मैं। कहाँ है मेरी जड़ें? कोई है ऐसा घर जिसे मैं अपना कह सकूं? क्षण भर को वो अपने पर काबू रखने की कोशिश में चुप रहा। ये मकान तो आप भैया के नाम कर रहे होंगे? सहसा उसने पूछा। माँ पिताजी सकपका गए। ऐसा है बेटा, पिताजी पहले संभले। पवन ने इसके बनवाने में पैसा लगाया है और श्रवण ने बहुत मेहनत की है। फिर पवन का कहना है कि तुम्हारा अपना मकान अमेरिका में तो है ही, तो मैंने सोचा कि ये मकान पवन के नाम कर दें और ज़मीन दोनों के। बनवा सका तो श्रवण अपने लिए ऊपर बनवा लेगा, वरना भैया बनवा कर किराए पर चढ़ा देंगे। सुना है 5,000 किराया मिल जाता है इतने बड़े मकान का इस कॉलोनी में। पर श्रवण तो हमारे साथ ही रह रहा है, बाद में भी। भैया आपके साथ क्यों नहीं रहते? उसने पूछा। अब बेटा, संयुक्त परिवार का चलन आजकल उतना रहा नहीं, तुम जानते ही हो। यही तो गलती कर रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान में जो अच्छी बातें हैं उन्हें मिटने दे रहे हैं। पता है आपको, अमेरिकी समाजशास्त्री कहते हैं बच्चों की परवरिश के लिए संयुक्त परिवार उत्तम है। मार्गरेट मीड का नाम सुना है आपने? और जर्मन ग्रेयर का? नहीं, कहाँ सुना होगा। बदकिस्मती है आप लोगों की। मैं लौट कर आऊँ तो? पवन ने पैसा लगाया है, पिता ने बाधा दी। पैसा? सैम ने हिकारत से कहा। पैसा क्या चीज़ है? हाथ का मैल। पैसा लौटाने में कितनी देर लगती है? आप चाहें तो कल लौटा दूं। कितना लगा दिया है पैसा उन्होंने? लाख, 2 लाख, 3 लग गया होगा। ठीक है, 3 लाख में वहाँ वापस जाते ही भेज दूंगा उनके नाम पर। लिखा पढ़ी आप अभी करवा लीजिए। भैया को संयुक्त परिवार पसंद नहीं तो वे अलग रहें। मकान आप मेरे नाम कर दीजिए। श्रवण को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की मंजिल मैं बनवाऊंगा उसके लिए, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। पिता कुछ कहते उससे पहले ही उसने उनके दोनों कमज़ोर हाथ अपने सबल हाथों में जकड़ लिए और कातर कंठ से बोला, मुझे अपनी जड़ों से मत काटिए। हिंदुस्तान लौट पाने के तमाम दरवाजे बंद मत कीजिए। ये मकान होगा तो मुझे लगेगा हाँ, मेरे नाम मेरे देश में कुछ तो सुरक्षित है। अपनी तरफ खींचेगा हर पल मुझे, वरना समझ लीजिए एक तरह से मैं मर गया। माँ फुग्गा मार कर रो दी। पिता ने खींचकर उसे छाती से लगा लिया। वापस उड़ान भरते जहाज की खिड़की से झांककर सावन प्रताप सिंह उर्फ सैम ने नीचे देखा। वो रहा पुष्प विहार। हवाई अड्डे से विशेष दूर नहीं है, साफ नजर आ रहा है। धीरे धीरे नजरों से ओझल होगा, फिर भी आंखों में बना रहेगा। अच्छा लग रहा है सोचकर। वो कहीं भी क्यों न रहे, ईंट सीमेंट की इतनी सुदृढ़ जड़ें उसका इंतजार करती रहेंगी, यहाँ उसके अपने देश में। तो अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित एक कहानी उर्फ सैम। तो देखा दोस्तों, किस तरह प्रवासी भारतीय भी अपने देश वापस आने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि हमारी जड़ें तो यही हैं। तो सही है ना कि अपने देश जैसा स्वर्ग और कहीं नहीं।
दोस्तों, आप सबको मेरा वाचन कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।